हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जीके की भी क्लास है, आपकी करंट अफेयर की क्लास है ना, टॉपिक वाइज जो आपकी करंट अफेयर है, जैसे वर्तमान में कौन है, पुरस्कार है ना, इस प्रकार की भी क्लासें दी जा रही हैं। साथ में आपकी हिंदी की क्लासें भी दी जा रही हैं। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे भी क्लासें आपके हाई कोर्ट के लिए दी जा रही हैं। और कल रात को 8:50 में आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल यहाँ पर मैराथन क्लास आपकी चलाई जाएगी, जिसमें कंप्लीट आपका कोर्स होगा, है ना। तो उसको भी आप लोग दे सकते हैं। और डेली यहाँ पर रात में 9:30 बजे दे सकते हैं कि आपकी ये क्लास लगभग आपकी स्टार्ट होती है, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं जीके जीएस का टेस्ट है। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये सीरीज आपकी चलाई गई है, तो इस सीरीज के माध्यम से अपनी जीके जीएस जो आपका है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग आ गए कि नहीं आ गए पिछली क्लास से? आ गए? चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव, जय मां शारदे, सभी को नमस्ते। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस टेस्ट पेपर को। बहुत ही बेहतर टेस्ट पेपर आपका होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए भाई बताइएगा कि चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिए अर्थशास्त्र, है ना। याद रखिएगा अर्थशास्त्र जो हिंदू धर्म ग्रंथों में, ये आपका हिंदू धर्म का एक पवित्र और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी आपका होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? चलिए जवाब देते हुए चलेंगे और देखिए जवाब भी आ रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, इब्राहिम लोदी और बाबर। याद रखिएगा कि युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल और आपके 1526 को ये युद्ध हुआ था। और देखा जाए तो इस युद्ध में जो अफगान शासक था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। और इसमें देखा जाए तो युद्ध में निर्णय क्या हुआ था, दोपहर तक ही ये युद्ध का निर्णय हो गया था और इब्राहिम लोदी जो था बुरी तरह से समाप्त हुआ था, युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? यहाँ पर जवाब देना है कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित हैं। 3 ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और ऑप्शन यहाँ पर बनेगा जो कि आपका बी नंबर तुलु वंश था। क्या था? तुलु वंश। दोस्तों याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली शासक थे और इनका जो संबंध है वो आपके तुलु वंश था। क्या? तुलु वंश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों को घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो दोस्तों आपको ये बताना है ना, क्या बताना है कि यहाँ पर क्रम जो आपका है पुरातात्विक के अनुसार सबसे अच्छा क्रम इनमें से कौन है? सबसे पहले कौन आता है? तो आप कहेंगे सबसे पहले आता है पुरा पाषाण, है ना। मतलब आपका सबसे पहले आएगा पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, नव पाषाण, हड़प्पा। ये जो ऑप्शन आपका बना है आपका यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, फिर हड़प्पा सभ्यता। ये क्रम आपका होगा जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। ये हुंडी का तात्पर्य इनमें से क्या है? ये जो आपका हुंडी है यह है क्या? ये आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा साथियों इनमें से क्या हो जाएगा? तो आपका देखिए ऑप्शन यहाँ पर अगर 5 की बात करते हैं तो दोस्तों ये होता था विनिमय पत्र। क्या होता था? विनिमय पत्र होता था। विनिमय पत्र दोस्तों इसे कहा जाता था। दोस्तों याद रखिए विनिमय पत्र होता था। ठीक है ना, ये व्यापार में ही प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं, बिल्कुल चुने हुए क्वेश्चन आपके होते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और बंबई में दोस्तों एक मैदान है और उन्होंने अपने भाषण में अंग्रेजों भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को एक नारा दिया था, करो या मरो, है ना। करो या मरो का नारा यह पर दिया था। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है
1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1928 का जो बारदोली सत्याग्रह है, इसका नेतृत्व जो किया था किसने किया था, यहाँ पर जवाब देना है। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से देखा जाए तो 50% लोगों के जवाब यहाँ पर बिल्कुल 100% सही होना चाहिए। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा 7 नंबर में। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन जिसका आ रहा है बी नंबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा। दोस्तों 1928 में गुजरात में हुआ था और ये प्रमुख किसान आंदोलन था, है ना। इसमें नेतृत्व जो किया था वो आपके वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर किया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर देखा जाए अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति इनमें से कौन थे? यहाँ पर जवाब आ गया है, सबका जवाब बिल्कुल आया है ना। 50% से ज्यादा आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कब, तो आप कहेंगे सर 21 अक्टूबर, कब 21 अक्टूबर 1943 को, 1943 को दोस्तों आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, है ना। और दोस्तों याद रखिएगा 6 जुलाई, कब 6 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम से एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने यह निर्णायक युद्ध कहा था और विजय के लिए उन्होंने आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी मांगी थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 9 का ऑप्शन क्या लॉक किया जाए? चलिए, हिंद महासागर में स्थित मुख्य द्वीप, है ना, जो मेडागास्कर है। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर भैया मेडागास्कर तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन बी है श्रीलंका। याद रखिएगा कि भैया जो विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, उनमें दूसरा सबसे बड़ा द्वीप आपका यहाँ पर श्रीलंका आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका बी नंबर आपका है वो आपका जवाब है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गांधी जी के गांव, है ना, क्या सर्वोदय का आदर्श था। आदर्श गांव को बताया गया है कि एक आदर्श गांव हो सकता है, लेकिन उनके लिए कुछ शर्तें होती हैं। इनमें से कौन सी शर्त इसमें से नहीं है? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाया था। आप देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए। क्या ये सही है? क्या आप कहेंगे सर नहीं सही है? तो बस यही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी वाला दोस्तों। ये शर्तें गांधी जी ने नहीं दिया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? कौन सी बागान फसल नहीं है? अब देखिए 11 नंबर में। अब आप कहेंगे सर 11 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कॉफी, चाय, काजू, मोटे अनाज। तो ये जो देखिए जो आपका है मोटे अनाज, है ना, याद रखिए जो मोटे अनाज आपके हैं, मोटे अनाज ये श्रेणी में आपका शामिल नहीं है, है ना। बागान में जैसे आपके काजू है, कॉफी है, चाय है, ये आपके बागानी फसलें होती हैं। तो ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है। और उनके खाते में पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर तूर दाल, ये क्वेश्चन आपका किसमें, पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, है ना। तो भैया तूर दाल आपका कहा जाता है अरहर दाल को कहते हैं। अरहर दाल जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा, अरहर दाल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। अब आप ये बताइएगा कि हवा के वेग और बल को, है ना, बल जो आपका वेग है उसको मापने के लिए करते हैं, तो किसका करते हैं? अब आप कहेंगे सर एनीमोमीटर होता है। एनीमोमीटर होता है, इसका प्रयोग जो करते हैं वायु के बल और वेग के मापन के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछे थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं तो किसके लिए? आप कहेंगे कि थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगर पूछे लैक्टोमीटर है तो लैक्टो शब्द जहां भी लगे तो इसका मतलब है कि दूध से संबंधित है, तो दूध की शुद्धता या अपेक्षित घनत्व आपका हो जाएगा। और स्पीडोमीटर क्या होता है? आप कहेंगे सर स्पीडोमीटर से वाहन की चाल का पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? याद रखिएगा कि लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन या इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये है आपका कौन है? तो आपका डी नंबर भूटान हो जाएगा, भूटान। अगर आपसे पूछे सर भूटान की राजधानी बताइए तो आप कहेंगे सर भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। क्या है? थिम्पू यहाँ की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे भाई। जीके का मतलब यह हुआ कि हम जीके पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो भी पॉइंट आपके बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नहीं तो भैया मॉडल पेपर में स्पीड के साथ तो हम लोग सॉल्व कराते ही कराते हैं, लेकिन अगर जीके पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट आपके बन सकते हैं उन सभी पॉइंट को यहाँ पर फोकस करते हुए चलना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे गोदावरी नदी का उद्गम स्थल इनमें से कहाँ है? यहाँ पर कहेंगे सर गोदावरी नदी जो आपकी है ना, ये दक्षिण भारत की देखा जाए तो सबसे बड़ी नदियों में आती है।
दूसरी बात देखा जाए तो गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पड़ता है और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो भैया आपका जो आंसर है 15 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका है कौन, महाराष्ट्र, है ना, सी यहाँ पर ऊपर लिख गया है, यहाँ पर महाराष्ट्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अगला पॉइंट भी आपका काफी अच्छा है। निम्न में से किस उत्पाद को एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, अर्थात एगमार्क जो होता है ये किसके लिए होता है। दोस्तों याद रखिए, एगमार्क जो होता है वो किसके लिए होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों भारत में जो कृषि उत्पाद होते हैं, है ना, क्या कृषि या खाद्य उत्पाद होते हैं, उन पर लगाया जाने वाला ये आपका उत्पाद होता है जिसे एगमार्क कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर दलहन या आप बोल सकते हैं कृषि या खाद्य कह सकते हैं, है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इको मार्क नहीं कह रहा है, इको मार्क नहीं कर रहा है, इको मार्क अलग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एगमार्क का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि शुद्ध रूप से कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह होता है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता को यहाँ पर प्रमाणित करता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने % है। यहाँ पर बताइए, अनुसूचित जाति अर्थात यहाँ पर पूछा गया है एससी के बारे में। तो भैया एससी के बारे में पूछा गया है तो ऑप्शन देंगे 16.6% है, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। पॉलिटी हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ाया, आप देख सकते हैं कि भैया कोई भी मानव है ना, तो उससे जबरदस्ती काम कराने के लिए या उसकी वास्तविक मजदूरी ना मिलने पर, है ना, उसके क्रय विक्रय, जो मनुष्यों का क्रय विक्रय होता रहता है, ये होता है आर्टिकल नंबर जो आपका है 23वां, है ना, अनुच्छेद 23वां जो होता है, मानव को दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध यहाँ पर किया गया है। उनकी बिक्री पर, यहाँ पर बेगारी पर या किसी अन्य प्रकार से जबरदस्ती लिया हुआ श्रम ये ठहराया गया है, ये उल्लंघन आपका है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, ए हो जाएगा। अगर आपसे 24वां पूछता है तो आप कहेंगे सर 24 में क्या है, सिर्फ बालकों के बारे में दिया गया है कि जो बालक 14 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनको कारखाने या जोखिम कार्य में नहीं लगाया जा सकता है ना। ये कहता है कौन, ये कहता है आर्टिकल नंबर आपका 24 कहता है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 26 क्या है, तो आप कहेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ये आपके आर्टिकल नंबर 26 में। और 32वां आपका अनुच्छेद क्या है, तो आप कहेंगे इसके तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था। वेरी एमपी क्वेश्चन आपका दिया है, जवाब देना है कि भारत में सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग सेवा जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था। वीडियो भाई लाइक शेयर करते हुए चलेंगे भाई, अगर कुछ भी सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा होगा। हम मानते हैं कि भाई आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ शायद ना पसंद आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप क्लास में जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप सीखते होंगे, है ना। तो भैया यहाँ पर लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करते रहेगा, है ना, अपना पूरा सहयोग जरूर करिएगा। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, तो सभी लोग यहाँ पर लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग सेवा है, लगभग सबका जवाब सही है। हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं, ये है आपका ICICI बैंक। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए भारत में खुलने वाला ये पहला विदेशी बैंक भी आपका रहा है, 1960 में खुला था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का उत्पादन जो हुआ था वो सर्वाधिक हुआ था। चलिए, हरित क्रांति का प्रारंभ भारत में हुआ था 1966 से लेके यहाँ पर देखा जाए 66-67 में हुआ था। और हरित क्रांति को भारत में प्रारंभ करने का जो सम्मान है वो नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को है। और हरित क्रांति देखा जाए भारत में कृषि लागू हुई, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल, यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहते हैं और विश्व में हरित क्रांति के लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति का अगर चुनाव होना है तो ये प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 55 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 55 के तहत कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति इनमें से कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहली लोकसभा के उपसभापति इनमें से कौन थे। देख सकते हैं जवाब यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरीके से आ रहे हैं। और आपका जो दोस्तों आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो भैया आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये है आपके अनंत शयन, है ना, अयंगर जो आपके थे
अनंत शयनम अयंगर, ये दोस्तों याद रखिएगा पहली लोकसभा के उपसभापति रह चुके हैं। मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। डिप्टी स्पीकर आप कह सकते हैं, डिप्टी स्पीकर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों 52 से लेके आपके 57 तक। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान का अनुच्छेद जो आपका दिया गया है क्या, यहाँ पर 66 याद रखिएगा, अनुच्छेद 66 ये लिखा है, ठीक है। अनुच्छेद जो 66 का संबंध है वो किससे है, तो भैया अनुच्छेद जो 66 है इसका संबंध किससे है, तो आप कहेंगे 66 मतलब ये हुआ कि उपराष्ट्रपति से है और उपराष्ट्रपति के चुनाव से है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगर आपसे पूछे कि भैया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के, है ना, सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित भी और आपके मनोनीत, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे आपके निर्वाचित हो, ठीक है ना। और दोस्तों याद रखिएगा जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है। यहाँ पर जवाब देना है कि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद जो 6 है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का जो अधिकार है, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब हर किसी को हर जगह एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने का अधिकार यहाँ पर होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। कौन मिला के ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कौन है यहाँ पर जो आपकी 8वीं अनुसूची है ना, और ये राज्य भाषा का उल्लेख करता है ना। मतलब देखा जाए जितनी भी आपकी भाषाएं उनको दर्जा प्राप्त होता है इसी के माध्यम से। तो आपसे बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर ए बन जाएगा। अगला पॉइंट आपका लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरेंस ट्यूब का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि जो भी आपके CFL जैसे होते हैं ना, CFL हो गया या फ्लोरेंस ट्यूब हो गया, तो इनमें एक गैस होती है ना, याद रखिए उनमें जो आपकी गैस होती है, और गैस जो होती है भैया वो बड़े हानिकारक होती है। बताइए कौन सी गैस है। आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए तो भैया पारे की वाष्प होती है। यहाँ पर याद रखिए पारे जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। दोस्तों बताइएगा कि पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक जो होता है उसे कहते क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका फ्लोएम है और यहाँ पर आपका जाइलम है। कुल मिलाकर देखा जाए जो भी आपका पेड़ होता है उसमें यहाँ पर जो नीचे से अर्थात कह सकते हैं कि तनों के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से क्या है पानी और खनिज तत्व यहाँ पर क्या होते जाते हैं। तो यह फ्लोएम और जाइलम इसमें से जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपसे बनेगा डी नंबर बन जाएगा, डी नंबर। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन बीज उत्पादन पौधे का नाम इनमें से चुनना है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम बताना है 28 नंबर में। भैया ये जो आपका होता है ये इसे कहते क्या हैं, इसे कहा जाता है ब्रेड ला मोल्ड। क्या कहते हैं, यहाँ पर पौधे का नाम है ब्रेड मोल्ड, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खून में कुछ कोशिकाओं की उत्पत्ति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। कह रहा है खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है और इन कोशिकाओं को कहा क्या जाता है। दोस्तों इन कोशिकाओं को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, है ना। हमने बताया था थ्रोम्बो मतलब थमना, क्या थमना, आप कहेंगे रक्त थमना। तो थ्रोम्बोसाइट होता है जो रक्त के थक्के को यहाँ पर जमा देता है। तो आप समझेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान, है ना, निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान जब नर और मादा, है ना, संलित होकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं तो इसे युग्मजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मजन कहते हैं। इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चेमा चेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नृतक हैं। नाम दिया है चेमा चेरी कुन्ही रमण नायर। दोस्तों यहाँ पर 31 की अगर बात करते हैं तो ये कथकली से संबंधित है। कथकली अगर पूछे कि ये कौन से राज्य का नृत्य है, क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं
कि भाई आप बता सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो कथकली है वो आपका कहाँ का लोक नृत्य है। कथकली जो आपका है ये वैसे शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन है कहाँ का ये आप लोग जवाब देना है। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे। आंसर इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए आप कहेंगे सर ये कथकली है आपके केरल से, कहाँ से है आपके केरल से, याद रखिएगा ठीक है ना। यहाँ पर मोहिनी अट्टम कहाँ से है, मोहिनी अट्टम बताइएगा जल्दी से। और भारतनाट्यम यक्षगान है ना, ये सभी आप बताइएगा कमेंट करके। ये जो आपके चारों आपके हैं कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए बताइएगा कि म्यांमार की जो मुद्रा है इनमें से वो आपकी कौन सी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास आ रहा है। देखिए आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है कि म्यांमार की जो मुद्रा है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। चलिए म्यांमार की मुद्रा यहाँ पर देखिए आ रहा है, जो कि जवाब देखा जाए क्यात आ जाएगा क्या भाई। म्यांमार की मुद्रा का नाम है क्यात, जो कि बिल्कुल सही है। आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर, क्यात हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं पर अगर आपसे पूछे स्वीडन की मुद्रा क्या है, तो स्वीडन की मुद्रा है क्रोना। क्या है, क्रोना है। रियाल जो आपके सऊदी अरब की मुद्रा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस देश को पहले सीलोन के नाम से जानते थे। यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर पहले सीलोन के नाम से जानते थे, यहाँ पर इनमें से कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है किस देश को पहले सीलोन कहते थे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। आप कहेंगे सर श्रीलंका का प्राचीन नाम है सीलोन, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर श्रीलंका इसका हो जाएगा। अगर पूछे इसकी राजधानी तो आप कहेंगे इसकी राजधानी कोलंबो है। अब आपके दिमाग में आया कोलंबो के साथ साथ एक राजधानी और है श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे, है ना। श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे भी यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जब बात यहाँ पर भारत की आ गई है तब आप कहेंगे भारत में मनाते हैं 14 सितंबर को। कब मनाते हैं, तो आपके 14 सितंबर मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 10 जनवरी अगर हो जाता कि 10 जनवरी तो आप विश्व हिंदी दिवस बोलते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय, इसका मतलब है सिर्फ भारत की ही बात हो रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। चलिए भाई यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन दिया गया है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग देखा जाए जवाब आ रहा है मधुशाला, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा मधुशाला। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ठीक है। यहाँ पर इनको देखा जाए तो 1935 में प्रकाशित किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के 9 सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है 36 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 36 को ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर है आपका इंडिया गेट, जो कि बहुत बार एग्जाम में मिला है। याद रखिए दिल्ली स्थित जो आपका इंडिया गेट है, ऑल इंडिया वार मेमोरियल का नाम है, और इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद सैनिक थे उनकी स्मृति में बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे इसका डिजाइन किया था किसने, तो लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, लुटियंस के द्वारा किया गया था इसका निर्माण। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। किसकी आत्मकथा का जो शीर्षक है वो आपका गोल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद की जो जन्म कथा है अर्थात आत्मकथा है, ये क्या है, गोल है। याद रखिए इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में, कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में। अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया इनके समय में भारत ने हॉकी में यहाँ पर जीता था गोल्ड मेडल, कब जीता था, तो आप कहेंगे सर 1928 में जीता था। और इसके बाद देखा जाए तो 1932 में भी जीते थे, और इसके बाद 1936 में भी जीते थे। दोस्तों याद रखिएगा ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक इनमें से कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि टिम बर्सली जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपका जो टिम बर्सली ऑप्शन है, टिम बर्सली, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ऑप्शन यहाँ पर टिम बर्सली आपका हो जाएगा ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। बताना है कि जो पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली है ये किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये आपकी है ऑप्शन सी, पंजाब में जानी जाती है ठीक है ना। याद रखिएगा रेशम के धागों की तरह तरह की ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, और इसे बनाने की जो तरीका होता है उसे ही हम बोलते हैं फुलकारी के नाम से जानते हैं। खासतौर में देखा जाए जम्मू कश्मीर पंजाब में भी ये मशहूर है। दोस्तों याद रखिएगा। और इसमें बाघ है, दर्शन है, मतलब बाघ वगैरह भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद के लिए चलाया गया था। दोस्तों यहाँ पर देखिए रोहिंग्या शरणार्थी दिया गया है। ये शब्द आपने बहुत पहले सुना होगा, रोहिंग्या शरणार्थी।
दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो म्यांमार से, है ना, क्या कि सैन्य कार्यवाही हुई थी और बांग्लादेश में म्यांमार से भागने वाले हजारों रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन इंसानियत शुरू किया था। क्या? तो भैया इंसानियत, ये ऑपरेशन इंसानियत था। ऑप्शन बनेगा पहले नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे सर यॉर्कर जो शब्द आपका है यह दिया जाता है किसमें? चलिए, यॉर्कर शब्द होता है क्रिकेट में दोस्तों। यहाँ पर आंसर ए नंबर हो जाएगा कि क्रिकेट में यॉर्कर एक ऐसी गेंद होती है जो पिच पर बल्लेबाजों के पैर के पास टप्पा खाती है ना। कहाँ पर है? जो बल्लेबाज होता है उसके पैर के पास अगर टप्पा खाती है तो यॉर्कर को बल्लेबाज के पैरों पर सीधा निशाना लगाकर भी फेंका जा सकता है ना। तो भैया यहाँ पर है जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित खिलाड़ी व उनसे संबंधित खेल युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है 42 नंबर में। तो चलिए पहला पॉइंट आपसे कह रहा है क्या, यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है एलिन मार्टिन्स, ये आपके टेनिस है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है दिविज शरण, ये पोलो दिया गया है। जबकि दिविज शरण का संबंध है आपके टेनिस से है। किससे है? तो आपके टेनिस से है, टेनिस से है। तो भैया ये तो सम्मिलित नहीं है। अगला दिया है अर्जुन आजाद, है ना, अर्जुन आजाद, इनका संबंध क्रिकेट खेल से है, तो ये तो सही दिया है। सी मोना हालेप हॉकी दिया गया है और ये आपके टेनिस से हैं। किससे हैं? तो आपके टेनिस से हैं। मतलब दूसरा और चौथा यहाँ पर क्या है? गलत है। मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है, ये गलत आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे गलत पूछा गया है। चलिए अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है कि गालिब जो कि सानेट किसकी रचना है? यहाँ पर बताना है गालिब अर्थात जो सानेट है यह किसकी रचना है? आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है आपके त्रिलोचन की है। किसके है? तो ये प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं त्रिलोचन। इन्होंने मिर्जा गालिब के व्यक्तिगत जीवन पर यहाँ पर चित्रण किया है और गालिब शीर्षक यहाँ पर किया है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? चलिए जवाब देना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो सकता है? दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। जवाब देखिए आ गया है, आप लोगों को देखते ही आ गया है। दादा भाई नौरोजी ने प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया लिखी है। दोस्तों याद रखिए दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं और ये ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद के बनने वाले, है ना, पहले भारतीय कौन थे? तो आपके दादा भाई नौरोजी ही थे। दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने देखा जाए तो आपके 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी आपके चुने गए हैं। और दोस्तों याद रखिए ये 3 बार, कितनी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एक तो आप कहेंगे सर 86 में रहे हैं, 1886 में, फिर 1893 में रहे हैं, इसके बाद 1906 में भी ये आपके रहे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कितनी बार है? आप कहेंगे 3 बार। ठीक है, जितने भी पॉइंट आपके आईएमपी है सब आपको मिलते हैं। देखो दिया गया है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? आप कहेंगे सर आत्मीय सभा की स्थापना जो किया वो किसने किया था? जवाब देना है। आपका आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? चलिए, और यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय होना चाहिए, है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, राजा राम मोहन राय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत तो आपकी 1815 में कोलकाता में की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लता मंगेशकर के पिता का नाम इनमें से क्या था? चलिए बताइएगा, लता मंगेशकर के पिता का नाम पूछा है। आप कहेंगे सर लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है, दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। और ये कुशल रंगमंची आपके गायक भी रह चुके हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया और दूसरा लता मंगेशकर जो आपका दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि पहला तो आप कहेंगे पहला मोदी जी को और दूसरा किसको दिया गया है? दूसरा आपको जवाब देना है। दूसरा जल्दी से बताइएगा कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको दिया गया है? ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखना है। आशा भोसले, बिल्कुल सही है, आशा भोसले को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी है मंगेशकर की बहन थी, लता मंगेशकर की बहन और सिंगर हैं आशा भोसले। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? चलिए भाई जवाब देना है। खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही आ गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। वे राजनेता भी थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिए थे। ऑप्शन बनेगा बी नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है?
किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है यहाँ पर दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपके कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स दोस्तों हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जो समाज है, समाज में संसाधनों की पहुंच समान नहीं है। यहाँ पर आंसर डी बनेगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बताना है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये है आपका मिल्कमैन। क्या है? मिल्कमैन इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है? बताना है आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर अवस्थित है। इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आंतरिक सुरक्षा अकादमी, ये दोस्तों आपका है ऑप्शन बी, आपके माउंट आबू में है। माउंट आबू में है दोस्तों, माउंट आबू में है, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि एक सुरक्षा अकादमी है। और यहाँ पर जो ऑप्शन बन गया है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए बताइएगा कि भारत के प्राचीन, मतलब प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? जवाब भी देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर किसी का बी नंबर और किसी का ए नंबर। आपका जो जवाब होगा वो आपका ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों याद रखिएगा कि जो समुद्रगुप्त है ना, इसे समुद्रगुप्त को दोस्तों याद रखिए भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया? जवाब देना है कि भैया जो गुजरात के समुद्र तट पर स्थित है कौन है? सोमनाथ मंदिर है। और इसको जो नष्ट किया वो किसने किया? यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? चलिए टू को ऑप्शन देना है। और टू को ऑप्शन यहाँ पर देखिए आने शुरू हो गए हैं और जवाब आ रहा है किसी का बी और किसी का यहाँ पर सी आ रहा है। चलिए तो दोस्तों जब बात किया है यहाँ पर सोमनाथ मंदिर को, तो आपको जवाब क्या देना है? यहाँ पर बी देना है आपको, महमूद गजनवी देना है। क्या? महमूद गजनवी, जो कि यामनी वंश का तुर्क सरदार था। और यहाँ पर देखा जाए गजनी के शासक सुबुक्तगीन का ये पुत्र था। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया है और अपार संपत्ति लूटा था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सिक्कों के अध्ययन जिसमें आलेख और चित्रों जैसे दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनके मिलने की परिस्थिति शामिल है, उसे कहा क्या जाता है? दोस्तों यहाँ पर 3 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है क्या कि दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण और उनको मिलने की परिस्थिति। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पुरातत्व। क्या होता है? पुरातत्व, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा भाई? सॉरी 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर दिया है दृश्य तत्वों सहित धातुकर्म विश्लेषण उनके मिलने की दिया है। इसे आप मुद्रा शास्त्र बोलिए, ठीक है? क्या बोलना है? मुद्रा शास्त्र। मतलब ये कह सकते हैं 1 मिनट देखिए कि मुद्रा शास्त्र जिसमें सिक्के होते हैं, कागजी मुद्रा होती है ना, उनके संग्रह, उनके अध्ययन का विज्ञान होता है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृत को जानने वाला सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम होता है। मुद्राओं की, जैसे मुद्रा की धातु हो गया, शिल्प हो गया, प्रतीक हो गया, ये सब का जो निर्धारण है वो मुद्रा शास्त्र करता है। ऑप्शन लगाना है यहाँ पर आपको बी नंबर राइट कर रहा है साथियों, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बंगाल में 1700 ईस्वी के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला पॉइंट कह रहा है कि कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। कह रैयत गांव में राजस्व मांग कह रहा है राजस्व मांग को मारते थे। यही गलत दिया है। ऑप्शन जो डी नंबर आपका है गलत है, थोड़ा ये कठिन है ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है यहाँ पर 4 का ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया था? बताइएगा कि जो लॉर्ड डलहौजी थे इन्होंने हड़प नीति का प्रयोग किया, तो ये बताइए हड़प नीति का प्रयोग क्यों किया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि झांसी राज्य के युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, झांसी रानी को प्राण दंड देने के लिए। चलिए बी नंबर बिल्कुल सही है, झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया था, ठीक है? झांसी राज्य को हड़पने के लिए किया था, तो आप समझेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। देखा जाए इनका उद्देश्य ही पूरा था कि कोई भी राज्य को हड़पना ही हड़पना है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देवताओं से संबंधित
होता है। यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन मरेंगे सी नंबर है वास्तविक, मतलब वास्तविक खाता एक सामान्य बही खाता होता है जो लोगों के खाते के अलावा उनकी परिसंपत्ति और देयता से संबंधित है, यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट करेंगे आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो 7 नंबर में कि दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी 1911 में, ठीक है ना। फिर दिया है महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया था, कब, तो आपके 1917 में, सही है। कह रहे बीजी तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ ही भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914। दोस्तों ये जो 1914 दिया है ना, 1914 जो दिया है ये गलत दिया गया है। इन्होंने 1916 में स्थापना किया था, कब, 1916 में स्थापना किया था, याद रखिएगा 1916 होगा। तो ये गड़बड़ी है, ऑप्शन आपके सी नंबर पर गड़बड़ी है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दुनिया को कितने समय जोनों में बांटा गया है। दुनिया को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या आपसे पूछा गया है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है 8 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा 24, है ना। कितने, 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। 15 अंश, याद रखिए 15 अंश या 1 घंटा, देखा जाए टाइम जोन जो होता है, एक टाइम जोन जो होता है ये तो 15 अंश का होगा, है ना, और 15 अंश को 1 घंटा भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का मानक समय मेरिडियन जो आपका है कौन सा है, बताइएगा। भारत का मानक समय अर्थात जो मेरिडियन है इनमें से राइट क्या हो सकता है, इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। सभी को जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। और वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि भैया याद तो दिलाना ही पड़ता है आप लोगों को, है ना। तो चलिए एक बार जितने लोग पहले जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा। और हर एक चेहरा वही चेहरा है जो डेली पढ़ते हैं, डेली क्लास में पढ़ते हैं। हमें तो इतना मालूम है कि ज़्यादा तो नहीं हम पढ़ाते हैं, लेकिन जितना पढ़ाते हैं उसमें से आपको दिन में कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है ना। जब सीखने को मिलता है तो भैया एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दिया करें जैसे ही क्लास में आते हैं, ठीक है। चलिए आधा नंबर तो सीखे होंगे, क्यों भाई, हम तो आपको आधा नंबर तो सिखा ही देते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आधा नंबर ना सीखते हो क्लास में। चलिए लाइक शेयर सभी लोग कर दीजिएगा, ठीक है, जो लोग याद हो याद ना हो, ठीक है। चलिए कह रहे हैं भारत का मानक समय मेरिडियन जो आपका है कौन सा है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साढ़े, क्या हो जाएगा यहाँ पर 82.5 जो ऑप्शन है ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर पूछे भैया कितने राज्यों से जाता है तो आप कहेंगे सर ये 5 राज्यों से जाता है, क्या ये 5 राज्यों से जाता है। और 5 राज्यों में से कौन है, तो आप कहेंगे सबसे पहले आपका यूपी आता है, फिर एमपी आता है, उसके नीचे जाएंगे छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। चलिए जवाब देना है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। देखिए यहाँ पर महान हिमालय या हिमाद्री में कौन सा पर्वत शिखर नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट नागटिब्बा और माउंट नंदा देवी। देखिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, ये नाग टिब्बा जो आपका है, नाग टिब्बा, है ना, ये कहाँ है, शिवालिक में है। कहाँ पर है, ये आपके शिवालिक में है, याद रखिए ये शिवालिक में पड़ता है। बाकी जो आपके हैं वो महान हिमालय या हिमाद्री में पड़ते हैं। तो ऑप्शन इसका बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, शिवालिक में आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो आपकी कौन सी है। चलिए बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से है वो आपकी कौन सी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है और लाजवाब भी क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपके जवाब आने शुरू हो गए हैं। देखिए जवाब आ रहा है काफ़ी लोगों का बहुत ही फास्ट तरीके से आया है। ऑप्शन डी हो जाएगा बुलर झील। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा बुलर सबसे बड़ी झील है ना, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में आपकी है ना। और देखा जाए तो झेलम नदी है वो आपकी इसी नदी में, ये जो आपकी झील है वो आपकी कैसी झील है, गोखुर झील है। क्या है, ये आपकी गोखुर झील है। अगर आपसे पूछे भैया ये जो लोकटक झील है कहाँ पड़ती है, तो आपके मणिपुर में है और ये भी मीठे पानी की है, लेकिन ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी है। चिल्का आपकी झील उड़ीसा में पड़ती है और डल झील जो आपकी है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर आगे श्रीनगर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्क रेखा नहीं गुजरती, हमने बताया जब भी कर्क रेखा पूछेगा या तो ऑप्शन में उड़ीसा मिलेगा या तो आपका उत्तर प्रदेश मिलेगा, अगर नहीं शब्द आता है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजस्थान से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, मिजोरम से जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। चलिए भाई
बताइएगा कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा जो शिखर है इनमें से वो आपका कौन सा है। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तीसरा सबसे बड़ा जो शिखर आता है इनमें से जो आपका है कंचनजंगा, है ना। ये जो कंचनजंगा है वो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि भाई मालूम है आपको कि यहाँ पर जो आपका है आपका माउंट एवरेस्ट वो 8,848 मीटर हो जाता है, फिर केटू 8,611 होता है, फिर कंचनजंगा 8,598 मीटर होता है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। बताइएगा कि कपास की खेती के लिए जो आपका यहाँ पर मिट्टी होती है वो आपकी कौन सी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 14 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए सी नंबर काली मिट्टी, है ना। काली मिट्टी जो आपकी है ये क्या होती है भैया, ये मिट्टी आपके देखा जाए महाराष्ट्र वगैरह में पाई जाती है और इसमें काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त रूप से देखा जाए तो कपास की खेती यहाँ पर की जाती है। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, है ना, जो कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उनका उदाहरण नहीं है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उनका उदाहरण नहीं है, ये पूछा गया है 15 नंबर में, नहीं है। तो आप कहेंगे एक सिंह गैंडा, ये आपके असम में होता है। कहाँ पर है, असम में है। बंगाल टाइगर आपको वस्तुतः बंगाल में मिलेगा, है ना। यहाँ पर मिथुन दिया है और गाय दिया गया है। कह रहा है एक ही क्षेत्र में नहीं रहते हैं। तो भाई आप भारत के किसी भी कोने में जाएंगे आपको गाय जरूर मिलेंगी, हर जगह गाय मिलेंगी। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है क्या, ऑप्शन देना है डी नंबर है। जो डी नंबर आपका दिया है गाय, ये गाय भैया हर जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जाइए, चाहे आप मध्य प्रदेश में जाइए, कहीं भी जाइए, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। बस क्वेश्चन को क्या था समझना था आपको, है ना। क्वेश्चन को क्या था समझना था, आंसर बिल्कुल आपके कदमों में था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया है। मॉडल पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर बताया था और कहा भी है कि जीके की क्लास अगर आप ज्वाइन करते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो यकीन है कि मॉडल पेपर आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए भाई जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर ये है आपके जोसेफ स्टॉलिन। कौन है, जोसेफ स्टॉलिन थे दोस्तों, याद रखिएगा। और यही नेताजी थे जो कि देखा जाए पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना यहाँ पर लागू किए थे। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो कि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है। यहाँ पर आंसर जो आपका है 17 नंबर में ऑप्शन सी का ही हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होता है क्या, यहाँ पर गरीबी रेखा ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है। चलिए जवाब दीजिए। 18 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर 24 अप्रैल क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 अप्रैल को मनाते हैं। थोड़ा सही लाया करिए, बंद नहीं होता है। चलिए 24 अप्रैल इसका जो आंसर है आपका, ठीक है, 24 अप्रैल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा 24 अप्रैल। ठीक है, चलिए यहां पर आगे एक मिनट, सी और डी में यहां पर परिवर्तन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। दिसंबर में, है ना, दिसंबर में होगा। यहां पर दोस्तों 24 दिसंबर हो जाएगा। ठीक है, 24 दिसंबर, क्योंकि सी यहां पर देखो नीचे आ गया है। और भैया 24 अप्रैल को ये आपका जो 24 दिसंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। चलिए बताइएगा कि सिपाही द्वारा जो आपके कह सकते हैं जो कारतूसें बनाई जा रही थी तो उसमें आपत्तियां थी, और ये बताना है कि कारतूसों पर जो आपत्ति थी तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किस कंपनी द्वारा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है एनफील्ड राइफल कंपनी। एनफील्ड राइफल कंपनी मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, एनफील्ड राइफल कंपनी हो जाएगा, ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि खुदीराम बोस को क्या दिया है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि आपका आंसर क्या होगा कि भैया जो खुदीराम बोस हैं इनको ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा 20 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा किंग्सफोर्ड, है ना, क्या हो जाएगा किंग्सफोर्ड। याद रखिए उनकी उम्र महज 18 साल की थी, है ना, और इनको मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई थी दोस्तों, याद रखिए खुदीराम बोस को। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति नहीं की जाती है, बताइए इनमें से ऑप्शन क्या हो सकता है। तो भैया यहाँ पर दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर राज्यपाल और महान्यायवादी, तो सही है, लेकिन जो महाधिवक्ता हैं, ठीक है ना, महाधिवक्ता जो कि राज्य में होते हैं, है ना, और भैया राज्य में होते हैं तो इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। चलिए बताइएगा कि ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसके पास प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। चलिए तो दोस्तों ये है आपका केरल राज्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल राज्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। वैसे अपडेट के अनुसार देखा जाए तो अब तो आपके ऐसे भी राज्य जहाँ पर 100% हो गए हैं, हर परिवार में, हर घर में, हर एक का है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। जो जीएसटी अधिनियम है ये जो पारित किया गया था, यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों जीएसटी वाला जो आया था 101 नंबर का आया था, है ना, 101 नंबर का जो संविधान संशोधन आया था ये जीएसटी बिल से संबंधित है। ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। बताइएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था। 24 को ऑप्शन देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर 1993, क्या हो जाएगा 1993, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके हाथ द्वारा लिखा गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपके प्रेम बिहारी नारायण राय जदा हैं, इन्होंने यहाँ पर संविधान को मूल अपनी तरफ अपने हाथों से लिखा था। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर औसत प्रति व्यक्ति धड़कन के बीच होती है। देखिए भाई 26 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आराम करने वाले होते हैं, है ना, उनकी जो आपकी नाड़ी की दर होती है ये होती है आपके 60 से लेके 75। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, ये औसत यहाँ पर और जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नहीं, है ना, गर्म करके नर्म नहीं कह सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं। मतलब ऐसी प्लास्टिक को बताना है जो एक बार अगर ढल जाती है तो भैया अगर उसको गर्म कर दिया जाए तो भी फिर दोबारा उसको ढाल नहीं सकते हैं। तो गर्म करके नर्म किया जाए तो भी आपका क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर में क्या बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है ना, वह प्लास्टिक जो एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके गर्म नहीं किया सकता है, ठीक है, नर्म नहीं किया सकता है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब एक रूप से दोबारा उसको ढाल नहीं सकते कि दोबारा उसको नरम कर दो और इसके बाद दोबारा फिर एक रूप दे दो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से, है ना, कितने लीटर मूत्र विसर्जित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर आंसर 1.2, 2.5, 3 लीटर या 1.8। तो दोस्तों याद रखिए इसका ऑप्शन आप लगाइए डी नंबर 1.8, लगभग होता है 1.5 लगभग, है ना, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 1943 में विटामिन के आविष्कारक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आप ये बताइएगा कि भैया विटामिन के का आविष्कारक कौन है, विटामिन के आविष्कारक कौन है। तो आप कहेंगे सर इनका नाम क्या है, यहाँ पर जल्दी बताइए भाई। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनका नाम है डोइंजी एंड डेम, ठीक है, डोइंजी एंड डेम। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और विटामिन के को नेप्थोक्विनोन भी कहा जाता है, ठीक है, नेप्थोक्विनोन कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। बताइएगा कि किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आ भी रहा है, और यूरेनियम जिसका भी ऑप्शन आया है, यूरेनियम कहाँ पर है, यूरेनियम है ऑप्शन आप पे बी पर। याद रखिए यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं, है ना।
और देखा जाए तो आपके आंध्र प्रदेश में यूरेनियम पाया भी जाता है, आपके देखा जाए तो ललितपुर में भी मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि सीरिया की राजधानी इनमें से है क्या। सीरिया की राजधानी बताना है और कितने लोग हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं सीरिया की राजधानी है क्या। चलिए जवाब देते हुए चलेंगे और जितने लोग यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं है ना, नए हैं तो जय हिंद लिख कर चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। जितने भी साथी बाद में जुड़ रहे हैं है ना, या अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिए। देखिए सीरिया की राजधानी दमश्क दमश्क कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सनसाइड आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन डेड गेडर्ड मास किताब के लेखक कौन है। इतनी बड़ी किताब का नाम लिख देते हैं जैसे कि, चलिए 32 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 32 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, ये है के शंकरन नायर है, ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा NR नारायण मूर्ति, आंसर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को 1574 मनाया जाता है। 1574 मतलब क्या है, 1574 शब्द को सूट नहीं कर रहा है, इसे एक बार काट दीजिए, शायद इधर उधर से आ गया हो। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, ये आपको करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, 11 नवंबर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। मदनाष्टक दोस्तों जो कृति है किसकी है, तो मदनाष्टक है आपके रहीम जी की है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है कि हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ ये कहां पर हुआ था, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, यहां पर जवाब देना है। चलिए भाई, मेजर ध्यानचंद का जो जन्म हुआ था 1905 में इलाहाबाद में हुआ था, इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। और भैया यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अच्छा अगर हम आपसे ये पूछ ले कि मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर हैं, इन्होंने भारतवर्ष के लिए ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता है कब कब जीता है। इतने लोगों में अगर 5% लोग भी जवाब दे दें तो हम समझेंगे कि नहीं हमने जो पढ़ाया था है ना, इस मॉडल इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ाया है। तो बताइएगा कि कब कब स्वर्ण पदक जीता है, जल्दी से कमेंट करें आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से। तो दोस्तों याद रखिएगा स्टार्टिंग जो हुआ था मतलब आपका 28 है ना, 1928 और 28 के बाद 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1932 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 जोड़ दीजिए 36 हो जाएगा। मतलब लगातार 3 बार जीते हैं, लगातार 3 बार जीते थे दोस्तों याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, वेरी गुड बहुत अच्छे। अगला है प्राचीन गणित पुस्तक है ना, यहाँ पर सार संग्रह जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है, गणित सार संग्रह जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है आपके महावीराचार्य है ना, कौन है महावीराचार्य के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि एक गणित की एक पुस्तक थी लीलावती है ना, एक पुस्तक आपने सुना होगा कि लीलावती जो आपकी पुस्तक वो किसकी थी, तो भैया वो थी आपके भास्कराचार्य की, किसकी भास्कराचार्य की थी। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है वीरप्पा मोइली ने ये लिखा है, दोस्तों याद रखिएगा वीरप्पा मोइली ने लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 7 से स्वास्थ्य और 7 से 7 है ना, और कौन, तो आप कहेंगे अप्रैल को, तो अप्रैल जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा 8 मार्च को क्या मनाते हैं, 8 मार्च को क्या मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। 21 जून को क्या मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं है ना। और 4 जुलाई को कोई ना कोई चीज़ है, क्यों भाई, अगर आपसे पूछे 4 जुलाई को क्या होता है, कोई ऐसी घटना बताइए, कोई ऐसी चीज़ बताइए जो 4 जुलाई को घटना आपकी घटित होती हो, बता सकते हैं क्या यहाँ पर 4 जुलाई को क्या होता है। तो भैया 4 जुलाई को दोस्तों सूर्य और जो आपका पृथ्वी है ये सबसे दूरी होते हैं है ना, सबसे दूर होते हैं जो आपकी 4 जुलाई को, दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक था कौन, वैष्णव जन तो के रचयिता जो आपके हैं इनमें से कौन हो जाएंगे, बताइएगा। महात्मा गांधी का प्रिय भजन था वैष्णव जन तो, इसकी रचना नरसिंह मेहता ने किया है, नरसिंह मेहता जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? जवाब दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देना है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला, है ना, कौन? दूसरी अमेरिकी महिला पूछा गया जो कि भारतीय मूल की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है, आपका आंसर क्या होगा? सब कहेंगे सर जी कल्पना चावला। तो यह कल्पना चावला नहीं है, याद रखिए यहाँ पर दूसरी पूछा गया, दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री पूछा है। इनका नाम है शीर्षा बांदला। क्या नाम है? शीर्षा बांदला नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 11 जुलाई 2021 को भारतीय मूल की शीर्षा अंतरिक्ष यात्रा को रवाना होने वाली ये आपकी 6 सदस्यों में दोस्तों ये आपकी शामिल रही है दोस्तों, याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि भैया कल्पना चावला, तो कल्पना चावला ये पहली भारतीय महिला रही हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री रही थी, है ना, और नासा के द्वारा ये आपकी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है भारत पर क्या पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? यहाँ पर दोस्तों याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ये है भैया आपके मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने 712 में भैया आक्रमण किया था, है ना, और दाहिर को पराजित किया था सिंध पर यहाँ पर आक्रमण करके। अगले क्वेश्चन को आते, क्वेश्चन दिया गया है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? तो दोस्तों आज जितने लोग यहाँ पर बड़े बड़े अपने आप को हैं, सब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग छोटे सी चीज़ों से किया था, है ना, बिल्कुल छोटी जगह से स्टार्टिंग की थी। तो दोस्तों इनको दुकान जो थी भैया कहाँ थी? तो इनकी दुकान थी दोस्तों, याद रखिएगा, लुधियाना, जो कि आपके पंजाब में। ठीक है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है कि जो हीरो साइकिल लिमिटेड है लुधियाना पंजाब में स्थित है, और भारत साइकिल और साइकिल से संबंधित उत्पादों का निर्माता भी आपका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ पर है? बड़ा इमामबाड़ा जो आपका है यह ऐतिहासिक धरोहर कहाँ पर है? तो भैया इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में है इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। आसिफुद्दौला ने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कौन? यहाँ पर लखनऊ आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्र चिन्ह जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो सारनाथ का स्थित अशोक स्तंभ है, ये तो लिया गया है ना, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भैया रट लीजिएगा, है ना, कि सार्क मछली बहुत खतरनाक है और चाइना वाले उनसे ज्यादा खतरनाक। सार्क मछली को आए मार मार के ले गए, अर्थात चाइना आया म्यांमार को लेके चला गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं म्यांमार और चाइना इसके सदस्य नहीं है, इसके सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। तो इसको ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ही नंबर है, म्यांमार और जो चाइना है ये इसके सदस्य नहीं है। बाकी जो आपके पड़ोसी हो गए और अपना भारत कुल मिला के 8 सदस्य देश आपके हैं। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा क्योंकि हर बार ये पूछा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 47 को ऑप्शन लॉक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी दिवस 14 सितंबर है कहीं ऑप्शन में। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी नंबर 14 सितंबर आपका जवाब है, इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि संविधान ने 14 सितंबर 1949 को इसे एक्सेप्ट किया था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? जैसा हम पढ़ा देंगे बस वैसा ही क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा, सेम टू सेम, वैसा ही बिना लैंग्वेज बदले, सेम टू सेम लैंग्वेज। यहाँ पर दोस्तों 48 नंबर में ऑप्शन सी आ रहा है, ये भैया आपकी कुतुब मीनार में है, कुतुब मीनार के परिसर में है दोस्तों, याद रखिएगा। देखा जाए तो इस स्तंभ में 99% लगभग लोहा है ना, किंतु अभी तक इसमें जंग नहीं लगा है ना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है? तो दोस्तों ये जो आपका है ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन बनेगा आप दे नंबर है, ये आपके लुधियाना में है। कहाँ पर है? लुधियाना इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई इनमें से कौन थे? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई जो थे वो आपके इनमें से कौन थे? यहाँ पर आंसर देना है। और हमने नोबेल पुरस्कार के बारे में भैया आपको पढ़ा दिया है, आपको याद है कि नहीं याद है? याद है? तो चलिए फिर बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया ये हैं आपके कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। 1913 में इनको एशिया का नोबेल पुरस्कार, मतलब नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था, ये भारत को तो थे ही थे, एशिया के भी पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार ये दिया गया था, साहित्य में दिया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। मदर टेरेसा की अगर बात करें तो मदर टेरेसा को दोस्तों याद रखिएगा, ये 1929 में भारत आई थी और भारत में इन्होंने मिशनरी और चैरिटी नामक संस्था यहाँ पर बनाई थी और उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 1979 में यहाँ पर दिया गया था।
सीवी रमन को जो दिया गया था 1930 में दिया गया था, है ना। और दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे हैं और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद यहाँ पर रखा गया था, ठीक है ना। से ये टेस्ट पेपर आपका कंप्लीट होता है, जो कि देख सकते हैं मात्र आपके कम समय में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करा दिए हैं। और इसी प्रकार से डेली यहाँ पर आप लोग टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग रिवीजन कर पाएंगे और एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और देखिए मॉर्निंग में भी क्लास आपकी यहाँ पर चलाई गई है ना, जो कि हिंदी की है, तो आप लोग मॉर्निंग में 8 बजे हिंदी की क्लास को जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।